नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। देखिए, अगर भारतीय कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पे किसी भी आम व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु पे अगर किसी प्रकार का भी संदेह होता है तो भारतीय कानून व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करती है और पता लगाती है कि उसकी मृत्यु का कारण क्या था। ये है आम आदमी के लिए एक व्यवस्था। पर 11 जनवरी 1966 को भारत के अंदर एक ऐसी घटना होती है जिससे मेरा पूरा दिमाग घूम जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। मेरी आदत नहीं है मैं किसी प्रकार के गड़े मुर्दे उखाड़ूं, पर भारतीय नागरिक होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर की डेथ के बारे में कुछ ना कुछ डिबेट हो, कुछ डिस्कशन हो, कुछ राजनीतिक गलियारों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ क्रिएट हो जिसके तहत उनकी डेथ से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं पब्लिक में आ जाएँ। लाल बहादुर शास्त्री की डेथ पे बात करने से पहले थोड़ी सी उनकी जीवन के बारे में बात कर लेते हैं हम। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म बिहार के बेगूसराय ज़िले के अंदर हुआ। उनके पिताश्री पहले स्कूल टीचर थे, उसके बाद राजस्व विभाग के अंदर नौकरी करते थे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से नाता रखते थे। बचपन से ही उनके अंदर भारतीय स्वतंत्र आंदोलन की आग प्रज्वलित हो रही थी और जब वो 10th क्लास के अंदर आए तो भारतीय स्वतंत्र संग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करते हुए उनकी गिरफ्तारी हो गई। पर वो उस टाइम नाबालिग थे तो पुलिस ने उनको छोड़ दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महात्मा गांधी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के विचार से लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नेहरू जी की इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी उसके अंदर भी वो मिनिस्टर के पद पे थे और संविधान सभा के बाद, संविधान बनने के बाद भी वो जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियोज की जिम्मेदारी उनको दी गई। 1964 मई के अंदर जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद उस टाइम के कांग्रेस अध्यक्ष कामराज के पास प्रधानमंत्री बनाने की जिम्मेदारी थी। उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो लाल बहादुर शास्त्री को चुनते या वो मोरारजी देसाई को चुनते। मोरारजी देसाई एक प्रकार के बहुत ही दबंग आदमी थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड पे थे, तो कामराज उनके पक्ष में उनको प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं थे। दूसरा ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कामराज ने लाल बहादुर शास्त्री जी को देश के प्रधानमंत्री बनने में मदद करी। लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद ही उनके सामने तीन बड़ी बड़ी समस्याएं आई। पहली थी इंटरनल समस्या जो उनको पार्टी से मिली। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री के बाद ही जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया और इंदिरा गांधी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित ने भी लाल बहादुर शास्त्री का विरोध करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास जो हुआ करता था लाल बहादुर शास्त्री जहाँ पर रहते थे, इंदिरा गांधी ने उसको नेहरू मेमोरियल में कन्वर्ट करने की बात करी। विजय लक्ष्मी पंडित ने भी एक लेटर देकर लाल बहादुर शास्त्री पे इसी विषय पे दबाव डाला। यहीं ये दोनों रुके नहीं और लाल बहादुर शास्त्री का विरोध इन दोनों ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर ओपनली विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो ये था पहली समस्या लाल बहादुर शास्त्री की। दूसरी समस्या लाल बहादुर शास्त्री की थी 1965 के अंदर भारत के अंदर सूखा आया था और उस सूखे से भारत के अंदर फूड क्राइसिस आ गया था और उस फूड क्राइसिस से डील करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे भारत के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च किया, जिसके तहत वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब के कुछ पार्ट्स ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था। और तीसरी समस्या थी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। 1962 के अंदर, जैसे आपको पता है, हम चाइना से युद्ध हार चुके थे। पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा मौका था और वहाँ पे मिलिट्री राज भी आ चुका था। जनरल अयूब खान वहाँ के राष्ट्रपति थे। तो पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना इस कमज़ोर भारत पे मैं अटैक करके इसके बहुत सारे हिस्से अपने कब्जे में ले लूँ, और ऐसा पाकिस्तान ने किया भी। गुजरात, कच्छ के कुछ रीजन पे पाकिस्तान ने अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया। शास्त्री जी शांति पे विश्वास रखते थे और उन्होंने पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो मानते थे कि किसी भी समस्या का जो निस्तांतरण है वो शांति से हो सकता है। पर यह शांति उनको भारत की डोमेस्टिक राजनीति के अंदर भारी पड़ी और विजय लक्ष्मी पंडित ने इस मुद्दे पे, और कांग्रेस के कुछ अलग और भी नेता थे, उन्होंने इस मुद्दे पे शास्त्री जी को पार्लियामेंट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से घेरा। पाकिस्तान ने सोचा कि जब कच्छ में भी कुछ नहीं हुआ है तो क्यों ना जम्मू कश्मीर पे अटैक कर दिया जाए और जम्मू कश्मीर के छम रीजन पे भी पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। उस अटैक के बाद भारतीय आर्मी के चीफ उस टाइम चौधरी जी शास्त्री जी जाके मिले और शास्त्री जी को बोला कि हमको पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के छम रीजन के अंदर। पर शास्त्री जी ने सीना चौड़ा करके बोला कि छम रीजन में नहीं, वो हमारे छम रीजन के अंदर घुसे हैं तो
हम उनके पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे, हम पंजाब रीजन और राजस्थान रीजन से अपनी सैनिक अंदर घुसाएंगे पाकिस्तान के अंतर्गत। चौधरी जी ने बोला कि शास्त्री जी आप इसके रिपरकशन जानते हैं क्या होंगे यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर। शास्त्री जी ने बोला कि मेरे को सब पता है क्या रिपरकशन होंगे, मैं जो कह रहा हूँ आप उसको फॉलो करिए। भारतीय आर्मी पंजाब के अंदर घुस गई और राजस्थान के एरिया से भी उन्होंने सेना को भेज दिया। पाकिस्तान को हराते हुए भारतीय सेना लाहौर के पास में पहुंच गई और उसी समय यूनाइटेड नेशंस के अंदर सीज़ फायर हो गया, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान की सेनाएं जिस स्थान पे थी उसी स्थान पे रही। सीज़ फायर का मतलब है युद्ध विराम, इसका मतलब युद्ध समाप्ति नहीं थी। भारत और पाकिस्तान में कंटिन्यूस फायरिंग चलती रही 1965 के अंदर। फाइनली उस टाइम कोल्ड वॉर एरा चल रहा था और यूएसएसआर और यूएसए के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो यूएसएसआर ने सोचा ये अच्छा मौका है भारत और पाकिस्तान के बीच में मैं शांति स्थापित करूं और अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशन के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के अंदर अपना नाम करूं। यूएसएसआर ने एक जगह ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच में सुलह करने की कोशिश करी और ताशकंद में उन्होंने मीटिंग बुलाई। शास्त्री जी और अयूब खान दोनों ताशकंद पहुंच गए और 4 से 10 जनवरी के अंदर ये भारत और पाकिस्तान के बीच में मीटिंग चली। स्टार्टिंग में मीटिंग कुछ फेल जा रही थी, पर लास्ट में 10 जनवरी आते आते यूएसएसआर के दबाव के अंदर भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने युद्ध को समाप्ति की घोषणा करी। 10 तारीख को घोषणा के बाद 10:30 के आसपास शास्त्री जी अपने घर पे फ़ोन करते हैं और घर पे फ़ोन करने के बाद अपनी वाइफ से कहते हैं कि यहाँ पे सब सही है, हमारी एग्रीमेंट हो चुका है। शास्त्री जी की जो वाइफ हैं वो बोलती हैं कि आपके एग्रीमेंट करने से यहाँ पे कुछ मीडिया तबके हैं और कुछ कांग्रेसी हैं वो नाराज़ हैं। शास्त्री जी ने बोला कि जब मैं भारत में आऊँगा तो मैं उस चीज़ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रखूँगा कि आप सब लोग खुशी से झूम उठोगे। ये शास्त्री जी के लास्ट वर्ड्स थे अपनी वाइफ के पास। 10:30 बजे उन्होंने आपकी वाइफ से बात करी। 11:30-12 के आसपास उन्होंने मीडिया हाउस से ब्रीफिंग करी, जो यूएसएसआर की लोकल मीडिया से ब्रीफिंग करी और बताया कि इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। उसी बीच उन्होंने पालक की सब्जी खाई, पालक आलू की सब्जी खाई और दूध भी पिया। अब देखिए शास्त्री जी के उस टाइम जो पर्सनल स्टाफ के अंदर इसमें 4-5 लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है जो उनके डेथ के टाइम पे थे। एक तो शर्मा जी, एक अपने मोहम्मद जान जो शास्त्री जी के पर्सनल कुक थे, एक डॉक्टर चुग जो शास्त्री जी के पर्सनल डॉक्टर थे और एक राम जो शास्त्री जी के एक तरीके से पर्सनल अटेंडेंट थे। ये चारों व्यक्ति उस टाइम मौजूद थे। तो 12:30 के आसपास डॉक्टर से मीडिया से ब्रीफिंग करने के बाद शास्त्री जी अपने कमरे में चल जाते हैं और जो उनके पर्सनल अटेंडेंट हैं उनको 12:45 के आसपास अपने कमरे में जाने के लिए कह देते हैं। सब कुछ सही चल रहा था, पर 1:20 के आसपास शास्त्री जी नींद से उठते हैं, अपने कमरे से बाहर आते हैं और डॉक्टर आवाज़ निकाल के वापस पीछे चले जाते हैं। इसको देखते हुए उनके पर्सनल स्टाफ राम और डॉक्टर चुग शास्त्री की तरफ दौड़ते हैं और उनके दौड़ने के बाद शास्त्री जी को थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। वो गिलास की तरफ इशारा करते हैं कुछ और वापस उनकी डेथ हो जाती है। अब ये 1:30 के आसपास शास्त्री जी की डेथ हो जाती है। इस डेथ को मैं नॉर्मल मान सकता हूँ, इस पर किसी प्रकार की कोई उंगली नहीं अभी उठाई नहीं जा सकती है। शास्त्री की डेथ को मैं अभी भी नॉर्मल मान रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर डेथ के बाद कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होती हैं जिस पे उंगली उठाना वाजिब है। जैसा कि पहला, शास्त्री जी की डेड बॉडी जब दिल्ली के अंदर आती है तो वो ब्लू थी, और ब्लू बॉडी क्यों होती है ये आप लोग भी जा सकते हैं। हो सकता है उसमें कोई जहर का मटेरियल हो, बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं इसके अंदर। दूसरा, डेड बॉडी जब ब्लू हो रही थी तो उसको कवर अप करने के लिए वहाँ पे कुछ सुरक्षा एजेंसी के आदमी उस पर ला के चंदन का लेप लगा देते हैं। चलिए ये चीज़ भी नॉर्मल हो सकती है, पर शास्त्री जी के जो परिजन शास्त्री जी की बॉडी के पास जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के सिक्योरिटी वाले उनको वहाँ से अलग कर देते हैं, उनकी बॉडी के पास नहीं जाने देते हैं। और शास्त्री जी की बॉडी ब्लू के साथ साथ उनकी बॉडी से ब्लीडिंग भी हो रही थी, और ये फ़ोटो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। शास्त्री जी की लास्ट की बॉडी, इट वॉज टोटली ब्लू। तो ये हो गई डेड बॉडी की बात। दूसरी बात करते हैं हम पार्लियामेंट की बात। शास्त्री जी की डेथ के बाद कोई पोस्टमार्टम नहीं होता है, पोस्टमार्टम होने के नहीं होता। उसके बाद यूएसएसआर इंडिया को पोस्टमार्टम के लिए कहता है ताशकंद के अंदर। तो इंडिया के उस टाइम के हाई जो कमिश्नर थे, हाई एम्बेसडर थे जो कौल साहब, वो मना कर देते हैं। क्या कारण था जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उस टाइम के एम्बेसडर ने मना कर दिया? और ये सब जानते हैं कि कौल साहब के इंदिरा गांधी जी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। फिर
पार्लियामेंट 1966 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रश्न उठाते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ नॉर्मल नहीं थी, हो सकता है दूध जो दिया गया हो उनको उसमें जहर हो। 1966 के अंदर ही इंदिरा गांधी एक मैगजीन थी ब्लिट्स, उसके अंतर्गत बताती हैं कि ब्लिट्स के अंदर छपा है कि शास्त्री जी मीटिंग से खुश थे और वो शांति की बात कर रहे थे, पर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो लेटर फेक है और उस फेक लेटर पे लोकसभा स्पीकर इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं तो इंदिरा गांधी सरकार उस पर कोई जवाब नहीं देती है, उसको नकार देती है। ठीक 4 साल बाद 1970 के अंदर सुभाष चंद्र बोस और लाल बहादुर शास्त्री की मौत कैसे हुई इसके लिए इन्वेस्टिगेशन की मांग उठने पड़ती है। सुभाष चंद्र बोस की भी मृत्यु पर बहुत सारी उंगलियां उठाई जाती हैं और 1970 के अंदर ही कांग्रेस के ही नेता TN सिंह, राजनारायण और भार्गव साहब तीनों मांग उठाते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन हो और पता लगाया जाए शास्त्री जी की मृत्यु के कारण क्या थे, क्यों हम इस मृत्यु पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं। तो संसद के अंदर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश करी, पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने उस टाइम भी कोई उत्तर नहीं दिया। फाइनली एक हमारे कुछ साल बाद एक राजनारायण कमेटी बनती है और राजनारायण कमेटी का मेन मकसद क्या था, शास्त्री जी की मृत्यु का इन्वेस्टिगेशन करना। एक पार्लियामेंट कमेटी बनी राजनारायण के लीडरशिप के अंदर और उस कमेटी के अंदर बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए और उस सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनल एविडेंसेस थे वो थे डॉक्टर चुग जो शास्त्री जी के पर्सनल डॉक्टर थे और राम जो उनका पर्सनल अटेंडेंट था। उन दोनों को पार्लियामेंट कमेटी के सामने पेश होना था, पर एकदम से क्या होता है पता नहीं कि उनकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। दोनों की डेथ नॉर्मल नहीं थी। तो ये दो जो व्यक्ति थे, इंपॉर्टेंट व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, शास्त्री जी की डेथ कैसे हुई है, उन लोगों की अननेचुरली डेथ हो जाती है और उसके बारे में भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। शर्मा जो शास्त्री जी के पर्सनल स्टाफ के अंदर थे उनका किसी को कोई पता नहीं है वो कहाँ है, ना उनका कोई इंटरव्यू आया। डॉक्टर चुग का भी कोई इंटरव्यू नहीं आया डेथ से पहले, ना कोई राम जो उनका पर्सनल अटेंडेंट था उनका इंटरव्यू आया, ना मोहम्मद जान जो उनका कुक था ना उनका कोई इंटरव्यू आया न्यूज़ के अंदर, ना कोई उनकी मीडिया ब्रीफिंग है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो शास्त्री जी की मृत्यु के प्रति संदेह पैदा करती हैं। अब देखिए शास्त्री जी की डेथ के जो कारण हो सकते हैं वो 4 हो सकते हैं। पहला, नेचुरल डेथ मतलब हार्ट अटैक, जो डॉक्टर चुग की मेडिकल रिपोर्ट के अंदर बताया कि उनको हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। एक बार उनको पहले भी हार्ट अटैक आ चुका है तो नॉर्मली मान सकता हूँ मैं कि उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई हो, फालतू का डिबेट डिस्कशन बनता नहीं है। पर हार्ट अटैक हो जाता है नॉर्मली तो क्यों नहीं गवर्नमेंट ने उसको कवर अप, पार्लियामेंट में उसको क्यों नहीं, जो भी चीज़ थी उनके प्रति डॉक्यूमेंट्स उनको पब्लिक क्यों नहीं किया, उनके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया गया। तो हार्ट अटैक की जो थ्योरी है उसके बारे में भी प्लस एंड नेगेटिव्स दोनों हैं जो शास्त्री की डेथ के बारे में संदेह उत्पन्न करते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं इसके अंदर रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ हो सकता है इसके अंदर, कि उस टाइम कोल्ड वॉर इरा था तो रशिया ने इंडिया पे दबाव बनाया हो कि पाकिस्तान के साथ संधि करें, और हो सकता है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को लगे कि शास्त्री जी इस संधि के बीच में आ सकते हैं, या बाद में भी हो सकता है पाकिस्तान के साथ संबंध कुछ ख़राब हो तो हो सकता है वो शास्त्री जी को मरवा दें। पर यह बहुत ही वीक थ्योरी है जो मैं 4 थ्योरी बताऊंगा उनमें से कि रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको मार दिया होगा। तीसरा है CIA, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी, वो भी हो सकता है शास्त्री जी को मार दें। पर अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के 20 साल बाद डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाइड कर दिया जाता है। हमारे कानून में, भारतीय कानून में ऐसा नहीं है। यहाँ के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं वो 1950 की भी अभी तक भी डिक्लासिफाइड नहीं हुई हैं, वो अभी भी छुपी हुई हैं। पर अमेरिका के अंदर एक ऐसा कानून है कि उनके जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको 20 साल बाद डिक्लासिफाइड कर दिया जाता है। पर उनके कहीं भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स में ये नहीं बताया है कि शास्त्री जी को CIA ने कहीं ना कहीं मारा है। अमेरिका के CIA ने मारा है, उस पर यह चीज़ भी कही जाती है कि भारत न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम की स्थापना करने वाला था, न्यूक्लियर नेशन बनने वाला था और अमेरिका को पसंद नहीं था, और भारत पाकिस्तान से युद्ध कर रहा था तो पाकिस्तान उस टाइम अमेरिका का अलाई था। तो हो सकता है पाकिस्तान उसको भारत के शास्त्री जी को पसंद नहीं करता हो। पर इस थ्योरी पे भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। मैं अपने कुछ प्रश्न चिन्ह हैं वो इस चीज़ को उठा सकता हूँ। तो तीसरी जो थ्योरी थी हमारी, CIA ने शास्त्री जी को मार दिया हो। और चौथा जो हो सकता है, जो मेरे हिसाब से सबसे मजबूत है, कि कोई इंटरनल आदमी ने शास्त्री जी को मरवा दिया है। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता, पर हो सकता है शास्त्री जी की दुश्मनी उस टाइम किससे थी। कांग्रेस के अंदर इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, या उस टाइम का बिजनेस आइकन जो इंदिरा गांधी के क्लोज था,
हो सकता है इन सब 4-5 जनों ने, इंदिरा गांधी ने, सब ने मिलकर शास्त्री जी को मरवा दिया हो। पर इस थ्योरी के भी मैं विरोध में भी कुछ पॉइंट रख सकता हूँ। इंदिरा गांधी वॉज द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि उनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। पर एक चीज़ ये सबको पता है कि उस टाइम के यूएसएसआर में जो भारत के एम्बेसडर थे, कॉल साहब, और इंदिरा गांधी जी के बीच में बहुत अच्छी टर्म्स थे। तो इन 4 थ्योरी में से अगर मेरे से पूछा जाए कि इनमें से सबसे बेस्ट कारण क्या हो सकता है, तो मेरे को लगता है कोई इंटरनली व्यक्ति ही शास्त्री जी की डेथ का एक कारण हो सकता है। अब देखिए, इनकी डेथ रियल में किस कारण से हुई है, इसके बारे में मैं केवल प्रिजम्पशन लगा सकता हूँ, और मैंने इस लेक्चर में प्रिजम्पशन लगाने की कोशिश भी करी। पर रियल में डेथ कैसे हुई है ये जब भी पता चलेगा जब गवर्नमेंट उनके जितने भी डेथ के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डिक्लासिफाइड करे, नागरिकों के सामने लाए। और केवल शास्त्री जी के डॉक्यूमेंट्स की डिक्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के डॉक्यूमेंट्स का भी डिक्लासिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि एक पिक शास्त्री जी की आई है जिसके पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है। तो ये भी हो सकता है कि शास्त्री जी की मौत के पीछे एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो, कि हो सकता है वो भारत में आके बताएं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा है, या ऐसी कुछ थ्योरी जो हो सकती है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की डेथ या फिर शास्त्री जी की डेथ से कोरिलेट करती हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं चाहता हूं कि आप लोग शास्त्री जी की डेथ को याद रखें। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती ही नहीं मनाए, शास्त्री जी की भी जयंती थी। एक बहुत ही डाउन टू अर्थ प्राइम मिनिस्टर थे, एक बहुत ही ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, जिनकी डेथ को भारतीय प्रजातंत्र ने और संविधान ने भुला दिया है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।